हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की, जिनका नाम है जॉन लॉक। जानते हैं जॉन लॉक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके कुछ इम्पोर्टेंट आइडिया। तो शुरू करते हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन से। जान लेते हैं उनका जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म पहले तो कब 29 अगस्त 1632 को कहाँ पे होता है? यूके यानी इंग्लैंड में होता है। और वहां पे एक प्लेस था, उसका नाम था रिंगटन में उनका जन्म हुआ था। तो हमें पता चलता है कि जॉन लॉक क्या थे? अंग्रेजी दार्शनिक थे, यानी इंग्लिश फिलोसफर थे। सेम किसकी तरह? हॉब्स की तरह। हॉब्स भी क्या थे? अंग्रेजी दार्शनिक थे। लेकिन दोनों के जो आइडिया है, दोनों के जो विचार है, उसमें काफी आपका अंतर पाया जाता है। पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं हॉब्स। हॉब्स से लगभग आपके 16 साल, आपके 50 साल बाद कौन आते हैं? आपके जॉन लॉक आते हैं। तो दोनों के विचारों में आपका काफी जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसमें भी आपका काफी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन दोनों बिलोंग कहाँ से करते थे? इंग्लैंड यानी सेम जगह से बिलोंग करते थे। विचारों में काफी डिफरेंस है। इसके अलावा जान लेते हैं कि इनको किसकी उपाधि दी जाती है। तो इनको उपाधि दी जाती है फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद के जनक। तो उदारवादी जो विचारधारा है, उसका ओरिजिन भी जॉन लॉक के विचारों से होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो थिंकर है, उनके जो आइडिया थे, उनसे इंस्पायर होकर उदारवाद का जन्म होता है। किसके बाद? आपका पुनर्जागरण के बाद, यानी मध्यकाल के बाद आता है पुनर्जागरण, उसके बाद आता है उदारवाद। तो उदारवाद किसकी बात करता है? एक मिनिमम स्टेट यानी एब्सोल्यूट मोनार्की के, यानी जो राजशाही थी, संप्रभु राजतंत्र था, उसका विरोध करता है। राजा के जो दैवीय अधिकारों का सिद्धांत था, उसका विरोध करते हैं। जो राजा के द्वारा जो राज्य है, उसके द्वारा व्यक्ति की योग्यता, उसकी जो अधिकार, स्वतंत्रता, इसका सम्मान नहीं किया जाता है। तो वहां पे इसका विरोध करते हैं कौन? जॉन लॉक और उसके जो भी अदर थिंकर थे उनके अलावा। तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं जॉन लॉक? व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं और हमेशा व्यक्ति को, जो राज्य है, समाज है, उससे पहले रखने की बात करते हैं। तो इस कारण से उनको उदारवाद के जनक के तौर पे जाना जाता है। इन्हीं से इंस्पायर होके उदारवाद का जन्म होता है 17वीं सेंचुरी में। और 18 टू 19 सेंचुरी में जो लिबरलिज्म होता है, एक पॉपुलर आइडियोलॉजी बनती है और संपूर्ण यूरोप, इसके अलावा अमेरिका, बहुत सारे देशों में आपकी फैल जाती है, जो कि व्यक्ति को राज्य से पहले रखने का बात करती है, जो कि मोनार्की की जगह मिनियार्की यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, न्यूनतम सरकार की बात करती है। इसके अलावा जान लेते हैं ज्ञानोदय यानी जो एनलाइटनमेंट पीरियड था, उसमें उनका क्या योगदान रहा। जो पुनर्जागरण पीरियड था, तो वहां पे आपने देखा होगा यूरोप में ज्ञानोदय के काल में बहुत सारे विचारक आते हैं। तो इन विचारकों में जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, जिनको अमेरिकी संविधान का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा वोल्टेयर, आपने सुना होगा, उनका एक कथन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति को सम्मान देने की बात करता है। और इनको, इसके अलावा रूसो हो गए, मैकियावेली हो गए, आपके जॉन लॉक हो गए। तो उनमें से जॉन लॉक महत्वपूर्ण थे। इस कारण से जॉन लॉक को फादर ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। उनके विचारों से बहुत सारे विचारक जो है इंस्पायर्ड होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक योगदान की बात करें तो उनके समय में इंग्लैंड में एक वॉर होता है, जिसका नाम था आपका क्या? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यानी गौरवशाली क्रांति, जो कि 1688 में होती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इसमें क्या होता है? सत्ता का ट्रांसफर होता है। किससे? एक निरंकुश राजशाही, एक एब्सोल्यूट मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी एक एब्सोल्यूट यानी जो निरंकुश राजशाही से किसमें होता है? आपका एक संवैधानिक राजतंत्र में। जब ये सत्ता का ट्रांसफर आपका होता है, वो कैसे होता है? आपका रक्तहीन, यानी वहां पे कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं होती है, कोई भी रक्तपात नहीं होता है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बड़ा पीसफुली होता है ये ट्रांसफर। तो यहाँ पे जॉन लॉक के जो विचार है, वो ह्यूमन नेचर को लेके, मानव स्वभाव को लेके काफी आपके आशावादी दृष्टिकोण से ये मानव स्वभाव को देखते हैं। बोलते हैं कि मनुष्य जो है बहुत अच्छा है, उसका जो नेचर है बहुत तर्कशील है, एक तर्कशील प्राणी है। कौन? रैशनल
मतलब प्राणी है कौन, ह्यूमन बीइंग, जो कि अपने तर्क के द्वारा, अपने प्रश्नों के समाधान के द्वारा बहुत अच्छे से अपनी जो समस्या है उनको डील करना जानता है। इस कारण से ह्यूमन नेचर के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही आशावादी है। इसके विपरीत बात करें तो हॉब्स के समय में भी इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लिश सिविल वॉर होता है। तो इंग्लिश सिविल वॉर में क्या होता है, 1642 में होता है। उसमें भी सत्ता का आपका ट्रांसफर होता है। वहां पे एक क्रांति होती है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो वहां पे जो राजा होते हैं, चार्ल्स प्रथम के तौर पे उनको जाना जाता है, उनको फांसी पे आपका लटका दिया जाता है। और जनता जो है अपने राजा को फांसी पे लटका देती है, सत्ता के लिए, पावर के लिए। तो यहाँ पे जो हॉब्स होते हैं बोलते हैं कि ह्यूमन इतना स्वार्थी है कि वो अपने मतलब अपने लिए कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने राजा को भी आपका फांसी पे लटका सकता है। इस कारण से हॉब्स के ह्यूमन नेचर के प्रति जो विचार होते हैं वो काफी निराशावादी है। वो बोलता है कि वो क्या बोलता है कि जो ह्यूमन है वो बहुत स्वार्थी है, वो अपनी मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जॉन लॉक के विचार मानव स्वभाव के प्रति क्या है, बहुत आशावादी है। और पूछा जाता है प्रश्न, हॉब्स के समय में इंग्लैंड में कौन सा वॉर हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, तो इंग्लिश सिविल वॉर। और लॉक के समय में गौरवशाली क्रांति, जिसको आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये एक रक्तहीन क्रांति थी, कहाँ पे, इंग्लैंड में, जहाँ पे सत्ता का ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं जॉन लॉक की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर उनकी एक इम्पोर्टेंट बुक्स है, 1676 में उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बात करते हैं और लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। तो यहाँ पे इन्होंने एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिस्ट की स्थिति के खिलाफ तर्क दिया है। और धार्मिक सहनशीलता यानी जो रिलीजियस टॉलरेंस का ये सजेशन देते हैं, किसके खिलाफ, यूनिफॉर्मिस्ट की स्थिति के खिलाफ। ओके, किसकी बात करते हैं, धार्मिक सहनशीलता के। इसके अलावा बात करते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार पे उन्होंने 2 संधियां करके एक बुक्स लिखी, जो कि 1690 यानी 1689 में उन्होंने लिखी। यहाँ पे इनका जो पहली ट्रीटीज है वो किसका विरोध करती है, फिल्मर की जो पुस्तक है पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मकता में। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो भी आपकी पैट्रियार्की के बारे में लिखा, जहाँ पे वो राजा के दैवीय जो अधिकार थे उसको समर्थन देते थे, कौन, फिल्मर। तो जॉन लॉक है उसका विरोध करते हैं। तो पूछा जाता है कि वहां पे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो पहली ट्रीटीज है वो किसके खिलाफ है, फिल्मर के दैवीय अधिकारों के खिलाफ है। और उनकी बुक्स का नाम क्या था, फिल्मर की पैट्रियार्क। ओके, तो पितृसत्तात्मकता की आलोचना करते हैं। इसके अलावा राजा के दैवीय अधिकारों की भी आलोचना करते हैं। अब बात करते हैं उनके दूसरा जो ग्रंथ है, टू ट्रीटीज है ना, पहली वाली ट्रीटीज देख ली, फिल्मर के सिद्धांत। दूसरा बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों और अनुबंध का सिद्धांत। आपने सुना होगा सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसमें 3 विचारक आते हैं, एक तो हॉब्स, दूसरे आते हैं जॉन लॉक और तीसरे आते हैं कौन, रूसो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति की स्थिति में था तो वहां पे हमारे पास अधिकार तो थे। हमारे पास कौन कौन से अधिकार थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन उन अधिकारों की जो व्याख्या है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनका समग्र व्याख्या करने वाले आपकी कोई संस्था नहीं थी। कोई मतलब अगर 2 व्यक्तियों के बीच आपका झगड़ा हो गया तो इस झगड़ा को कैसे सुलझाया जाए, वहां पे कोई भी संस्था नहीं थी, कोई न्यायपालिका वगैरह, सरकार वगैरह नहीं थी। इसलिए क्या करना पड़ा, आपको समझौता करना पड़ा। तो इस कारण से दूसरा जो ग्रंथ है वो किस पे आधारित है, सामाजिक समझौता सिद्धांत पे आधारित है, जो कि किसके मध्य होता है, जो सिटीजन होते हैं और सरकार होती है उनके मध्य। लेकिन ये जो सिटीजन है वो अपनी सरकार को बदल सकते हैं। आपका जैसे हॉब्स कहते हैं, आपने एक बार समझौता किया तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन लॉक के सेंस में आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति की अवस्था में वहां पे नहीं जा सकते। आपको लिमिटेड करने की एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सरकार पे, राज्य पे आपका प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि जो सरकार है आपके व्यक्ति के अधिकारों का, स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करती है। इसके अलावा एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि कब लिखी थी, सेम इनका और इसका और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का जो डेट है वो आपका सेम है। और यहाँ पे वो बात करते हैं किसकी, मानव ज्ञान, ह्यूमन का जो नॉलेज है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग की जो फाउंडेशन यानी जो नींव है उससे रिलेटेड है, उसकी संबंधित है कौन सी बुक, एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग।
इसके अलावा उनका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है टैबुला रासा। तो टैबुला रासा प्रश्न पूछा जाता है कि किनका कॉन्सेप्ट था, किनकी अवधारणा थी, जॉन लॉक की थी। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि जब मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है तो वो कैसे होता है, उसका जो मन है वो एक कोरी स्लेट यानी एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जो जहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य क्या क्या करता है, आपका अपने जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, अपनी जो संवेदी अनुभव है, उनके द्वारा क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। तो ब्लैंक स्लेट क्या है आपका, टैबुला रासा क्या है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है इस धरती पे, तो जब बच्चा होता है तो वहां पे उसका जो दिमाग होता है एक ब्लैंक स्लेट यानी कोरे कागज की तरह होता है। तो आप उस पे जो लिखोगे आपका वही उस पे छपेगा, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा बहुत सारा हम नॉलेज अर्जित करते हैं। उसके बाद आता है सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। ये 1693 में इन्होंने बुक्स लिखी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा उनकी एक और बुक है जो कि क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है, 1695 में उन्होंने ये बुक लिखी। ये दो इतनी इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी कौन कौन सी, एक तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी इंपॉर्टेंट है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। इसके अलावा आपकी ये वाली एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑफ द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें कैसे स्पष्ट तर्क संगत रूप से सोचा जाए, क्योंकि जो जॉन लॉक है वो बोलते हैं कि मनुष्य क्या है आपका रैशनल यानी एक तर्कशील प्राणी है जो कि तर्क करता है, अपने तर्क के द्वारा अपने प्रश्नों का समाधान करता है। ओके, इसके बाद आता है और सिस्टम ऑफ थियोलॉजी जो कि 1762 में इनके द्वारा 1662 में इनके द्वारा लिखी गई थी। 1762 यहाँ पे ये ईयर है आपका गलत हो गया, 1762 में। ओके, और इनके कुछ विचार देख लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंध, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे इनके जो आइडिया है। तो प्राकृतिक अवस्था में ये मानते हैं कि व्यक्ति के पास क्या है, पहले तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, बिल्कुल पीसफुल यानी बिल्कुल स्वतंत्रता, समानता, शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की स्थिति थी। कौन, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। जब मनुष्य राज्य नहीं बना था तो उससे पहले मनुष्य सब स्वतंत्र रहते थे, सबके साथ समान रहते थे। ओके, कोई भेदभाव नहीं था, पूरी तरह पीसफुल था, कोई लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं था, एक दूसरे के प्रति आपकी सद्भावना थी, पारस्परिक सहायता लोग एक दूसरे की करते थे। तो प्राकृतिक अवस्था को जॉन लॉक बहुत अच्छी अवस्था मानते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लिबर्टी वर्सेस लाइसेंस, इन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्वतंत्रता की स्थिति है, न कि अनुज्ञप्ति की। तो प्राकृतिक अवस्था जो कि स्वतंत्रता की आपकी अवस्था थी, वहां पे व्यक्ति वही कर सकता था जिसकी अनुमति प्रकृति के नियम देते थे। यानी जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है आपके किसके आधार पे चलता था, लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियम के आधार पे अपना जीवन जीता था। वहां पे कोई सरकार संस्था नहीं थी, इसलिए कोई भी लाइसेंस वगैरह वहां पे उसकी स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध आपका नहीं था। इसके अलावा बात करते हैं तर्क की, तो बोलते हैं कि मनुष्य जो है एक तर्कशील प्राणी है जो रीजन यानी तर्क करता है और किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मनुष्य अपने तर्क के द्वारा सोचता है, मनुष्य मतलब तर्क करता है, खुद से बोलता है कि मुझे दूसरों को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसकी लाइफ को, उसके स्वास्थ्य को और उसकी जो संपत्ति है उसको। तो मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। तो जॉन लॉक का जो विचार है ह्यूमन नेचर के प्रति काफी अच्छा है आपका हॉब्स की तुलना में। फिर बोलते हैं अनुबंध की आवश्यकता। तो हमें एक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो प्राकृतिक अवस्था में हमारे पास अधिकार था, हम प्रकृति के नियम से अपना जीवन जीते थे, लेकिन क्या था, एक राजनीतिक सत्ता की कमी थी। यानी आपके पास अधिकार तो थे, लेकिन इन में से भी कुछ मतलब लोग सब पीसफुल तो रहते थे, एक दूसरे की स्वतंत्रता, समानता, सबका सम्मान करते थे, पारस्परिक सहयोग था। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि वो लोगों को मतलब उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, उनके साथ उनके अधिकारों को मतलब उनको ना दे, उनके अधिकारों को मतलब लड़ाई करते थे। तो इस कारण से क्या था, अपराधियों की से निपटने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक स्टेट चाहिए था, एक राजनीतिक सत्ता चाहिए था जो कि
ये सुनिश्चित करें कि व्यक्ति के अधिकारों को, उसके जीवन को, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान आपका ना पहुंचा सके ये अपराधी। तो इस कारण से क्या किया इन्होंने, एक सामाजिक अनुबंध किया। सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक व्यक्ति को अपने अधिकार क्या करेंगे, समर्पण करेंगे और वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और हमें अब इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी जो स्वतंत्रता समानता उसकी रक्षा कौन करे, क्योंकि आपने अब सरकार बना दी है जो कि आपके अधिकार और स्वतंत्रता समानता की आपकी रक्षा करेगी। तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का ये सिद्धांत आपका था। इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के विचार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले हमने देखा कि जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1632 को और 1704 तक इनका टाइम पीरियड रहा फादर ऑफ लिबरलिज्म, और इंग्लिश फिलोसोफर के तौर पे इनको जाना जाता है। इसके अलावा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। टैबुला रासा इनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेचुरल राइट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि मनुष्य जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह जब जन्म लेता है, उसका दिमाग होता है, फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो आपका नॉलेज गेन करता है, आइडियाज मतलब बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो बोलते हैं कि नेचुरल राइट यानी जो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं तो वहां पे व्यक्ति के पास 3 अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी यानी समानता का, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का। ओके सॉरी। फिर बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट यानी लोगों ने खुद से सहमति बनाई कि हम एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार समर्पित करेंगे, वो हमारी स्वतंत्रता, समानता, इसकी स्वतंत्रता, लाइफ और संपत्ति की रक्षा करेगा। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को क्या था, राइट टू रेवोल्यूशन। आप अगर राजा आपके अधिकारों का सम्मान नहीं कर रहा है, आपकी सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो आप रेवोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हॉब्स के केस में आप कोई रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो जॉन लॉक के उसमें आप रेवोल्यूशन कर सकते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, किसकी बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी एक सीमित राज्य की बात करते हैं, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं और व्यक्ति को हमेशा राज्य समाज से आगे रखते हैं, उसके अधिकारों का सम्मान करने की बात करते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेचर रूल बोलते हैं कि एक संविधान होना चाहिए जो कि राजा पे अंकुश लगाए, राजा से भी ऊपर आपका क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो संविधान की बात करते हैं, लेजिस्लेचर रूल की बात करते हैं, प्रॉपर्टी, लेबर उनकी बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेशन यानी धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, कौन, जॉन लॉक। इसके अलावा एजुकेशनल आइडिया, ब्लैंक स्लेट माइंड हमने देख लिया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी बात करते हैं। इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करते हैं, कौन, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के समय से ही ह्यूमन के जो अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी बात होने लगी, उसकी विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होने लगी। इसके अलावा हॉब्स का जो नेचर है वो कैसा है, काफी वॉयलेंट मानते हैं ह्यूमन को, बोलते हैं कि मनुष्य तो काफी हिंसालु है, वो बहुत हिंसा करना जानता है। जो पावर का ट्रांसफर है वहां पे इंग्लैंड में हुआ था, तो यहीं से हॉब्स का जो स्वभाव है वो बनता है। लेकिन जॉन लॉक जो है काफी पीसफुल है, आपकी स्वतंत्रता, पीस की बात करते हैं। और आपका जो रूसो है वो काफी इनोसेंट, रूसो के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये थे जॉन लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट जो कि हमने देखा। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इनमें से कौन सी बुक आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे 2 संधियां, एक तो फिल्मर का जो सिद्धांत है पितृसत्तात्मकता का, उसकी आलोचना करता है। दूसरा किसकी, जो हमने अपने प्राकृतिक अधिकारों को समर्पित किया एक संस्था को, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके मध्य, राज्य और जो नागरिक है उनके मध्य, एक व्यक्ति और नागरिक के मध्य। फिर बात करते हैं आ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, फिर एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ह्यूमन की जो समझ है उसकी बात करते हैं। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। तो ये 4 इनकी काफी इम्पोर्टेंट बुक है जो कि बार बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। तो हमने देखा था कि फादर ऑफ लिबरलिज्म किससे इंस्पायर्ड है। फादर ऑफ लिबरलिज्म जो है, उदारवाद का जो विचार है किससे इंस्पायर्ड है, जॉन लॉक से। तो उदारवाद का जनक इनको कहा जाता है, किसको, जॉन लॉक को। जो किसकी बात करते हैं, फ्री ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, व्यक्ति की लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इंडिविजुअल
फ्रीडम की यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और मिनिमम स्टेट का बात करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल राइट वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं कौन, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के जो आइडिया है क्लासिकल लिबरल थिंकर भी इनको कहा जाता है, जो शास्त्रीय उदारवाद से बिलोंग करते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म यानी जो शास्त्रीय परंपरागत उदारवाद है, तो वहां पे आते हैं जॉन लॉक 17 to 18 सेंचुरी। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सपोर्ट मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, यानी जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी बात करते हैं और आपका किसको सपोर्ट करते हैं, मिनिमम स्टेट यानी मिनियार्की को, नॉट मोनार्की। और यहाँ पे राजतंत्र का विरोध करते हैं, दैवीय अधिकारों का विरोध, दैवीय जो राजा के अधिकार है उसका विरोध करते हैं। व्यक्ति को एक तर्कशील प्राणी मानते हैं, जो बोलते हैं कि व्यक्ति जो है अपने तर्क प्रश्नों का समाधान खुद से करना जानता है और अपने प्रश्नों के थ्रू वो आगे बढ़ना जानता है। कल हम पढ़ेंगे जॉन लॉक की कुछ इम्पोर्टेंट आइडिया और उनकी जो कुछ बुक है उनके बारे में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।